सभी बच्चों नमस्ते। मैं शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की शिक्षिका सुश्री अर्चना वर्दे आज आपको सामाजिक विज्ञान में राजनीति विज्ञान के राजनीतिक दल टॉपिक को समझाना चाहती हूँ। उसके अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे राजनीतिक दल का क्या अर्थ है, राजनीतिक दल के क्या कार्य हैं, राजनीतिक दलों की हमें आवश्यकता क्यों पड़ती है, कितने राजनीतिक दल हैं, क्षेत्रीय दल क्या हैं, राजनीतिक दलों के बीच चुनौतियाँ क्या हैं और दलों को कैसे सुधारा जा सकता है, अन्य सुझाव। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है राजनीतिक दल का अर्थ। तो जो राजनीतिक दल है वो लोगों के ऐसे संगठित समूहों के रूप में जाना जाता है जो चुनाव लड़ते हैं और सरकार में राजनीतिक सत्ता हासिल करने के उद्देश्य से क्या करते हैं, काम करते हैं। मतलब वो पहले समूह बनाते हैं, समूह के बाद फिर चुनाव होता है और चुनाव के बाद जो दल जीतता है वह अपनी सरकार बनाता है। अब हम आपको बताएंगे कि राजनीतिक दल के क्या कार्य हैं, वो सब सर्वप्रमुख कार्य क्या करते हैं। तो सबसे पहला उनका कार्य होता है दलों का चुनाव लड़ना। लेकिन चुनाव लड़ेंगे तो लेकिन उसके लिए उनको उम्मीदवारों का चयन करना पड़ता है। तो उम्मीदवारों का वो चुनाव करते हैं। तो विभिन्न पार्टी के जो प्रतिनिधि होते हैं के रूप में जो उम्मीदवार चुने जाते हैं उन्हें अपना फॉर्म भरना पड़ता है और फिर उनको चुनने के बाद वो चुनाव के लिए खड़े होते हैं, प्रचार करते हैं, प्रसार करते हैं, अपने मांगे उनके समक्ष रखते हैं। इन उम्मीदवारों का जो चुनाव करना ये जो राजनीतिक दल का ये सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है। इसमें बड़े नेता होते हैं, सक्रिय सदस्य होते हैं जो नारेबाजी करते हुए जाते हैं, प्रचार प्रसार करते हैं और उनके अनुयायी होते हैं। लेकिन चूंकि भारत जैसे देश में उम्मीदवारों का जो चयन किया जाता है उसमें बड़े नेता हैं तो बस उनके नाम से कि हाँ ये ही चुनाव लड़ेंगे। जबकि हम अमेरिका जैसे देश की यदि बात करते हैं तो वहाँ प्रतिनिधियों को या उम्मीदवारों को अमेरिका के जो सदस्य होते हैं वही उनको अमेरिका में सदस्य ही उनको चुनते हैं। फिर जब ये चुनाव के पूर्व अपनी तीसरा इनका प्रमुख कार्य होता है नीति और कार्यक्रमों का निर्माण करना, जिसे हम पार्टी का एजेंडा कहते हैं। पार्टियां अपने अपने एजेंडे प्रस्तुत करती हैं कि हम क्या करेंगे, हम देश के लिए करेंगे, जनता के लिए करेंगे, महंगाई, इस तरीके के अपने जब वो नीति और कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं तो जो उनका एजेंडा देखकर जो मतदाता होते हैं और उनकी और उनको अपनी पसंद की सरकार चुनने के लिए वोट देने जाते हैं। फिर कानून निर्माण की बात आती है कि राजनीतिक दल कानून निर्माण कैसे करते हैं। तो आपको ये पता है कि चाहे कोई भी दल जीते तो वो सरकार बनाती है और जो दल हार जाता है या उसको पूर्ण बहुमत नहीं मिल पाता वह विपक्ष में बैठता है। तो यहाँ पर लोकसभा में कोई प्रस्ताव आता है, वह पारित होता है, उसके बाद वह राज्यसभा में जाता है, वहाँ पे भी पारित होता है और अंत में वह राष्ट्रपति के पास जाता है तो वहाँ पर उसके लिए कानून का निर्माण हो जाता है। और यदि किसी भी विषय पर प्रस्ताव लाकर विधेयक पारित होता है, कानून बनाया जाता है तो उसमें जो विपक्षी दल होते हैं वह भी क्या करते हैं, अपनी उसको यदि वह उचित लगता है तो उसे वो हाँ करते हैं और नहीं तो वह उसका विधेयक या कानून निर्माण का विरोध करते हैं। फिर ये अपनी सरकार बनाते हैं। राजनीतिक दल का प्रमुख कार्य क्या है कि चुनाव में जीतने के बाद जो सबसे बड़े दल के रूप में आता है वह अपनी सरकार बनाता है और जो पूर्ण बहुमत जिसको नहीं मिल पाता है वह दल विपक्ष की भूमिका निभाता है और विपक्ष की भूमिका भी बड़ी महत्वपूर्ण होती है। विपक्ष अपनी क्या भूमिका निभाता है कि जो दल सत्ता में है यदि उसकी कुछ गलत नीतियां हैं या वह कुछ गलत कार्य कर रहा है तो वह उसका विरोध जता के अपनी भूमिका को चरितार्थ करता है। मुद्दों को उठाते, राज्य स्तर के, राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों को भी ये राजनीतिक दल उठाते हैं। यहाँ विपक्ष की भूमिका के बारे में हम बात करेंगे। वह भी तो कोई एक दल है, भले ही वह सरकार में नहीं है लेकिन वह जो दल है वह अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कि सत्ता पक्ष की जो सरकार कुछ गलत कार्य कर रही है तो विपक्ष की भूमिका भी एक दल के रूप में ही होती है। फिर ये जो भी राष्ट्रीय मुद्दे उठाते हैं, राज्य स्तर के
मुद्दे उठाते हैं, है ना, और उनके ऊपर से भी यदि वो विरोध करते हैं कि नहीं इसको बनाना चाहिए, जैसे महिला के आरक्षण के ऊपर से बात होती, कभी महंगाई की बात होती है, कल्याण कार्यक्रम, यह भी राजनीतिक दल का एक सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है, लोक कल्याणकारी कार्य। जैसे कि हम देख सकते हैं कोरोना के समय हमने क्या देखा कि जनता की भलाई के लिए वैक्सीनेशन का जो कार्य किया गया वह एक बड़े पैमाने पर किया गया, युद्ध स्तर पर किया गया और पूरे देश की जनता को सुरक्षित किया गया। लोक कल्याणकारी कार्यक्रम जो सरकार बनाती है एसटी के लिए, एससी के लिए, ओबीसी के लिए, बालकों के लिए, महिलाओं के लिए, उनके लिए, तो ये सारे कार्यक्रम जो होते हैं वह राजनीतिक दल के कार्य का सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है। नेक्स्ट आता है राजनीतिक दल की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है। जब हमें कोई चीज़ की ज़रूरत की बात आती है कि ये ज़रूरत क्यों है, तो हम एक ऐसा सोच के देखें कि हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। यदि राजनीतिक दल की ज़रूरत नहीं है या राजनीतिक दल नहीं होंगे तो कोई सरकार सही ढंग से नहीं बन पाएगी। सरकार सही ढंग से नहीं बन पाएगी, इसका मतलब ये है कि कोई सरकार बनी है तो वह क्या कार्य कर रही है तो उसे समर्थन देना या उस पर उसके कार्यों का विरोध करना, अंकुश लगाना, नीतियां बनाना या नीतियों के पक्ष में अपना बहुमत देना या नीतियों का विरोध करना आदि, इन सब कार्यों के लिए जो हमारी एक प्रतिनिधि सरकार होती है उसके लिए एक राजनीतिक दल एक उपकरण के रूप में कार्य करता है। दूसरा, निर्वाचित प्रतिनिधि, यदि राजनीतिक दल नहीं होंगे तो वो जो निर्वाचित प्रतिनिधि होंगे, जो चुने हुए प्रतिनिधि होंगे, वह केवल अपने ही क्षेत्र के लिए, संसदीय क्षेत्र के जिम्मेदार होंगे। लेकिन देश की जिम्मेदारी कौन लेगा? राजनीतिक दल ही लेते हैं और जनता के बीच में जाते हैं और जनता को विश्वास दिलाते हैं कि हम तुम्हारे लिए ये करेंगे, और उस पर जनता विश्वास करके उन्हें वोट देती है और उन्हें जिता के वहाँ पर संसद तक पहुँचाती है। फिर विपक्ष की कोई भूमिका नहीं होगी, क्योंकि जो विपक्ष बनता है हमारा, भले उसे बहुमत नहीं मिल पाता जिसके कारण सरकार बनती है, लेकिन पर भी वह भी तो एक राजनीतिक दल होता है। तो इस तरीके से राजनीतिक दल की अत्यंत आवश्यकता होती है। हम एक बात कर सकते हैं पंचायती चुनाव की। इनका जो चुनाव होता है वह गैर दलीय आधार पर होता है। इसका कहने का तात्पर्य ये होता है हमारा कि यहाँ पर कोई पार्टी विशेष के प्रतिनिधि नहीं खड़े किए जाते हैं, लेकिन जिस क्षेत्र में पंचायत का चुनाव होता है वहाँ पर हम उदाहरण के लिए मान लें कि ए नाम का एक समूह बन जाता है और एक बी नाम का समूह बन जाता है। कहता है कि यहाँ पर इस व्यक्ति को सरपंच बनाया जाए, और बी नाम का समूह जो कहता है इस व्यक्ति को सरपंच बनाया जाए। तो जो ए और बी अलग अलग समूह बन जाते हैं, बिगर नाम के जो दल जैसे बन जाते हैं, तो वो अपने वार्ड मेंबर के रूप में ए कहता है कि तुम क्या बोलते हैं खड़े हो जाओ और तुम जीतो तो तुम मुझे सपोर्ट करना, और बी अपने वार्ड में, क्षेत्र के वार्ड में अपने प्रतिनिधियों को वहाँ पर खड़ा करता है और उनसे कहता है कि तुम जीत जाओगे तुम मुझे सपोर्ट करना। तो ये यदि हम देखें तो राजनीतिक दल यहाँ पर जो हैं बिगर नाम के हैं भले वो, लेकिन कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से राजनीतिक दल की आवश्यकता होती है। तो ये मैं कह सकती हूँ कि जहाँ पर लोकतंत्र है वहाँ पर राजनीतिक दल अवश्य होंगे। बच्चों, अब मैं आपको बताना चाहूँगी कि कितने राजनीतिक दल मतलब कि कौन सी प्रकार की शासन व्यवस्था किसी देश में लागू की जाती है। तो जो इस पर से मैंने एक प्रश्न आपको बन सकता है कि दलीय व्यवस्था कितने प्रकार की होती है। तो दलीय व्यवस्था 3 प्रकार की है। एक दलीय शासन व्यवस्था जो चीन में लागू है, कम्युनिस्ट पार्टी, जहां पर एक दल की सरकार लागू की गई है। एक दल से तात्पर्य है कि ऐसी दलीय प्रणाली उस व्यवस्था को कहा जाता है जिस देश में केवल एक दल का गठन किया गया है और वह उस देश की राजनीति को प्रभावित करने की स्थिति में है। तो आप बताइए, जब एक दल होगा, और चूंकि हम लोकतंत्र की बात करते हैं तो एक दलीय व्यवस्था में लोकतंत्र तो कहीं दिखाई नहीं देता। दूसरा है द्विदलीय व्यवस्था। द्विदलीय प्रणाली उस व्यवस्था को कहते हैं जब जिस देश में 2 दलों का गठन किया गया है और ये दल उस देश की राजनीति को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। अन्य छोटे छोटे दल भी वहां पर
होते हैं, लेकिन वह उस देश की राजनीति को प्रभावित करने में सक्षम नहीं होते, जिसे हम द्विदलीय व्यवस्था कहते हैं। उदाहरण के रूप में आप अमेरिका देखिए, अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी, ब्रिटेन में कंजर्वेटिव पार्टी और लेबर पार्टी। इसका जो तीसरा प्रकार है बहुदलीय व्यवस्था, इसका उदाहरण भारत है। बहुदलीय व्यवस्था, उस व्यवस्था, बहुदलीय प्रणाली जो होती है उस व्यवस्था को कहा जाता है जब उस देश में कई दलों का, राजनीतिक दलों का गठन किया गया है और ये अनेक दल उस देश की राजनीति को प्रभावित करने में क्या होते हैं, सक्षम होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए भारत एवं फ्रांस। राष्ट्रीय एवं राज्य अथवा क्षेत्रीय दल, तो सबसे पहले हम देखेंगे राष्ट्रीय एवं राज्य दलों को मान्यता कौन प्रदान करता है। तो मुख्य निर्वाचन आयोग। किसी दल को राष्ट्रीय स्तर का मान्यता प्राप्त दल बनाने की अनिवार्य शर्त क्या है? तो यहाँ सबसे प्रमुख शर्त है कि लोकसभा या विधानसभा में वैध मतदान का उसको 6% वोट प्राप्त होना चाहिए, जो कम से कम 4 या अधिक राज्यों में। दूसरा, लोकसभा में उसे कम से कम 4 सीटें जीतना आवश्यक होता है। प्रश्न, किसी दल को राज्य स्तरीय दल का मान्यता प्राप्त दल बनाने की अनिवार्य शर्त क्या है? जब कोई पार्टी राज्य विधानसभा के चुनाव में पड़े कुल वैध मतों का 6% या उससे अधिक प्राप्त करती है, उसकी एक शर्त यह है। दूसरी, कम से कम उसे विधानसभा में 2 सीटों का जीतना आवश्यक होता है। वर्तमान में मान्यता प्राप्त कुल कितने राष्ट्रीय दल हैं? तो वर्तमान में 7 राष्ट्रीय दल हैं। अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के नाम क्या हैं? तो ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, बहुजन समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया CPI, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया CPIM, इंडियन नेशनल कांग्रेस और नेशनलिस्ट कांग्रेस। ये 7 हमारे राष्ट्रीय स्तर के दल हैं। अब क्षेत्रीय दल पे आइए। प्रांतीय दल या क्षेत्रीय दल क्या है? तो प्रांतीय दल या क्षेत्रीय दल वह दल हैं जिनका कामकाज केवल क्षेत्रीय स्तर पर होता है। अब यदि हम ये बात करें कि जो क्षेत्रीय दल होते हैं ये किसी एक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश तक सीमित होते हैं, इनका चुनाव चिन्ह भी वहीं तक सीमित होता है। ये अपनी क्षेत्रीय समस्याओं को उठाते हैं और उसे हल करवाने का प्रयास करते हैं। ये अपनी क्षेत्रीय जो संस्कृति होती है उसके प्रति भी सजग होते हैं और ये वहाँ की जो स्वशासन की नीति होती है उसको उस पर जोर देते हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय दलों में क्या अंतर है? तो राष्ट्रीय दल जो रहता है वह पूरे देश में मौजूद और सक्रिय रहता है और जो क्षेत्रीय दल होता है वह एक विशेष राज्य या क्षेत्र में ही मौजूद और सक्रिय रहता है। ये राष्ट्रीय मुद्दों को उठाते हैं राष्ट्रीय दल, और क्षेत्रीय दल जो होते हैं वो क्षेत्रीय मुद्दों को उठाते हैं जो उसकी समस्याएं होती हैं। तीसरा, ये दोनों राष्ट्र अर्थात राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय दल हैं, ये दोनों व्यक्तिवाद और परिवारवाद का प्रभाव इन पर देखने को मिलता है। राष्ट्रीय दलों में राष्ट्रीय स्तर के नेता होते हैं और जबकि क्षेत्रीय स्तर में क्षेत्रीय स्तर के नेता अधिक होते हैं। बच्चों, हम पढ़ेंगे अब राजनीतिक दलों के लिए चुनौतियां। तो उसमें सबसे पहली चुनौती है आंतरिक लोकतंत्र का ना होना। यहाँ पर आंतरिक लोकतंत्र से तात्पर्य यह है कि भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में जो राजनीतिक दल होते हैं उसमें आंतरिक लोकतंत्र का पूर्णतः अभाव पाया जाता है। जो संपूर्ण शक्ति होती है दल की वह एक हाई कमान के हाथों में केंद्रित हो जाती है और जो दल की जो नीतियाँ होती हैं उसके नियम होते हैं वो कुछ यदि गलत हैं और उसकी आलोचना की जाती है तो उसे अनुशासनहीनता माना जाता है और इसके आधार पर उसे दल से निकाल भी दिया जाता है। दूसरा, वंशवाद का विरोध। वंशवाद का विरोध इसलिए किया जाता है क्योंकि कुछ लोग जो होते हैं वह अनुचित लाभ उठाते हुए अपने वंश और परिवार के लोगों को सत्ता के बड़े बड़े पदों पर काबिज करते हैं और इससे यह लोकतंत्र के लिए एक बिल्कुल अच्छी बात नहीं है, क्योंकि इससे ये होता है कि जो योग्य व्यक्ति होते हैं वो सत्ता से बाहर हो जाते हैं
और इसका परिणाम भी बहुत बुरा सामने आता है। तीसरा है धन और आपराधिक तत्वों की बढ़ती घुसपैठ। चुनाव कराने के लिए धन की आवश्यकता होती है। इसके लिए जो प्रतिनिधि होते हैं वह उचित और अनुचित साधन का प्रयोग करने से बिल्कुल परहेज नहीं करते हैं। बस उन्हें तो केवल चुनाव जीतना होता है, सरकार में शामिल होना रहता है वो। और इससे भी बढ़कर एक बात होती है कि वो आपराधिक तत्वों का सहारा भी लेते हैं, जिससे राजनीति में, लोकतंत्र में आपराधिक प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलता है। और लोकतांत्रिक राजनीति में अमीर लोग और बड़ी कंपनियों की बढ़ती भूमिका यह हमारे लिए चिंताजनक है। विकल्पहीनता की स्थिति। हीनता का स्थिति का तात्पर्य यह होता है कि कोई विकल्प ना होना। जैसे जो विभिन्न राजनीतिक दल होते हैं उनका जो नीतियां, कार्यक्रम या जिसको हम एजेंडा कहते हैं, उनमें बहुत कम अंतर पाया जाता है। तो जब बहुत कम अंतर होगा, यदि किसी पार्टी का जो एजेंडा है या नीति कार्यक्रम है वह बिल्कुल अलग तरीके का है, किसी का बिल्कुल अलग तरीके का है, तो उससे हम कुछ अंतर कर पाते हैं। लेकिन सभी दलों के इसमें खास तौर से आर्थिक नीतियां, जिनमें बहुत ही कम अंतर होता है या कोई अंतर ही नहीं होता है, उनमें एक रूपता पाई जाती है। तो ये भी हमारे राजनीतिक दलों के लिए एक चुनौतियों की स्थिति उत्पन्न हो चुकी है। राजनीतिक दलों को कैसे सुधारा जा सकता है? तो पहला है दल बदल से रोकने के लिए संविधान में संशोधन किया गया है। लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो, उस चुनाव में जो चुनकर प्रतिनिधि आते हैं और मान लो उस दल की सरकार नहीं बन पाई, तो वो दल बदलने का प्रयास करते हैं। और दल बदलने का प्रयास वह दो कारणों से करते हैं। मंत्री पद पाने की इच्छा रहती है या फिर धन के लालच में करते हैं। और चूंकि जो दल सत्ता में काबिज हो जाता है उसमें लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष और विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष ही उस जो दल अपना पूर्ण बहुमत सिद्ध नहीं कर पाया है या उसे प्रतिनिधित्व नहीं मिला है और जिस दल की सरकार बन रही है, वही विधानसभा के मामले में विधानसभा का अध्यक्ष और लोकसभा के मामले में लोकसभा का अध्यक्ष ही उनको आने देता है। वह क्यों रोकेगा? तो इसके रोकने के लिए संविधान में संशोधन किया गया है। और जो जनता होती है वो जो अपना प्रतिनिधि चुनती है उसके प्रति उनके मन में एक विश्वास नहीं रहता है और अविश्वास की भावना पैदा होती है। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि चुनाव लड़ने वाले हर उम्मीदवार को अपनी संपत्ति का और उसके खिलाफ चल रहे जो आपराधिक मामले होते हैं उसका ब्यौरा एक शपथ पत्र के माध्यम से देना उन्हें अनिवार्य कर दिया गया है। लेकिन संपत्ति का जो ब्यौरा या आपराधिक प्रवृत्ति का जो ब्यौरा शपथ पत्र के माध्यम से दिया जाता है, तो इसको जांच करने के लिए कोई ऐसा उनके पास कोई एजेंसी नहीं है इस टाइप की कि इसको जांच किया जाए कि ये सही है या ये गलत है। बस एक शपथ पत्र भरवाने का प्रचलन सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर होने लगा है। तीसरा, सांगठिक चुनाव करवाना और आयकर का रिटर्न भरना जरूरी बना दिया है भारतीय निर्वाचन आयोग ने, जिससे हमारा आंतरिक लोकतंत्र तो मजबूत हुआ है। लेकिन नेक्स्ट, अन्य सुझाव, आंतरिक कामकाज हेतु व्यवस्थित कानून बनाया जाना चाहिए। जो दल होता है उसे अपने कार्य करने के लिए जो दल को उसके जो नियम बनाए जाते हैं वो उसके लिए एक सुस्पष्ट कानून बनाया जाना चाहिए। सभी दल के जो सदस्य होते हैं उनको अपनी सूची प्रस्तुत करना चाहिए। जो वास्तव में जी जान से काम करते हैं पार्टी के लिए उन्हें सामने आना चाहिए। नेक्स्ट, अपने संविधान का पालन करें, अर्थात पार्टी के जो नियम एवं कानून बनाए गए हैं उनका उन्हें पालन करना चाहिए। पार्टी में जब विवाद की स्थिति बनती है तो एक स्वतंत्र अधिकारी को पंच बनाया जाए एवं कमेटी बनाई जाए जिसमें कि पार्टी के लोगों को शामिल ना किया जाए। सभी बड़े पदों के लिए खुला रूप से चुनाव होना चाहिए। महिलाओं को 1/3 टिकट मिलना चाहिए और बड़े पदों पर उन्हें आरक्षण प्रदान किया जाना चाहिए। चुनाव का खर्च सरकार उठाए। इसका मतलब क्या है कि पिछला जो चुनाव हुआ उसमें उस दल का लोकसभा में या विधानसभा में कितना प्रतिनिधित्व रहा है उसके आधार पर उन्हें चुनाव का
खर्च सरकार को देना चाहिए। राजनीतिक दलों पर दबाव बनाना चाहिए। इसका मतलब ये है कि चाहे तो बड़े बड़े होर्डिंग लगाए जाएं और उन्हें बताया जाए कि आप ये कार्य नहीं कर रहे हैं, ये कार्य नहीं कर रहे हैं। तो इसके माध्यम से जब ये इस तरीके की प्रक्रिया अपनाई जाएगी तो राजनीतिक दलों पर दबाव बनेगा और वह सही तरीके से कार्य करना शुरू करेंगे। सुधार की इच्छा रखने वाले मतलब कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो चाहते हैं कि हम राजनीति में इसलिए आना चाहते हैं कि हम सुधार की इच्छा रखें, ईमानदार होते हैं, तो ऐसे लोगों को आगे बढ़ाना चाहिए। तो दल बदल क्या है, समीक्षा कीजिए। इस पर से एक महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए जो मैं समझा चुकी हूँ कि लोकसभा या विधानसभा में किसी दल विशेष से निर्वाचित होने वाले प्रतिनिधि की जब कोई सरकार नहीं बन पाती है तो वह अन्य दल में चला जाता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, दल बदल कहते हैं। और दल बदल को रोकने के लिए संविधान में कानून बनाए गए हैं और ये दल बदल दो कारणों से होता है। एक तो मंत्री पद पाने की इच्छा या धन की लालसा के इसमें, इससे जनता में विधायक और सांसदों के प्रति अविश्वास के भाव पैदा होते हैं। शपथ पत्र क्या है, यह भी बन सकता है एक प्रश्न। यह एक लिखित दस्तावेज है जो किसी न्यायालय द्वारा नियुक्त शपथ पत्र अधिकारी के समक्ष अपनी सहमति से दिया जाता है। तो बच्चों, हमने जो आपको राजनीतिक दल से संबंधित जो टॉपिक पढ़ाया है उसमें छोटे छोटे प्रश्नों को भी हमने बहुत सारे प्रश्नों को शामिल किया है और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा और परीक्षा के लिए आपके लिए यह टॉपिक सार्थक सिद्ध होगा। धन्यवाद।